हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और उसी एमसीक्यू सीरीज़ में हमने अपना ऑर्गेनिक पोर्शन कवर कर लिया था। हम अपने इनऑर्गेनिक पोर्शन पे थे और आज इनऑर्गेनिक पोर्शन में आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें आज हम कुछ बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज़ आज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसिडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ Ti2+, V2+, Ti3+ एंड Sc3+, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज। यानी कि आपके सामने यहाँ पर ये 4 आयंस दिए हुए हैं जिसका आपको ऑर्डर में लगाना है उनके मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैं एम से इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसको कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है रूट में n ऑफ n+2। इसी फॉर्मूले से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है और मैग्नेटिक मोमेंट किस में निकलता है, आपका बोर मैग्नेटॉन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग BM करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अब इन्हीं आयंस का यहाँ पर पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर उसको ऑर्डर में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए हैं, Ti2+ है आपका, V2+ है, Ti3+ है और आपका Sc3+ है। 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखनी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही पूरा खेला यहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप टाइटेनियम की बात करेंगे तो 3d2 4s2 होती है, V2+ की आपकी 3d3 4s2 होती है, टाइटेनियम फिर से यही सेम आपका 3d2 4s2 और स्कैंडियम की आपकी होती है 3d1 4s2। ये होती है यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ ये जो आपके पॉजिटिव में चार्ज लिखे होते हैं 2+, 3+ या 4+, ये सब बेसिकली डिनोट करते हैं कि इनको इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, ताकि वो अपने वैलेंस शेल को स्टेबल बना सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको 2 चाहिए तो पहले देखिए d ऑर्बिटल, क्योंकि बाद में आता है, पहले सबसे पहले आपका s ऑर्बिटल आता है, तो s ऑर्बिटल्स में से हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको चाहिए यहाँ पर 2, तो ये 2 यहाँ से ये ले लेगा, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d2 4s0। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको भी 2 ही चाहिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस 2 को हटाएंगे तो 3d3 4s0 हो जाएगा। यहाँ से 3 निकालना है, 3 चाहिए इसको, तो यहाँ से 2 ये लेंगे और 1 इसका लेंगे, तो इसके पास 1 बचेगा, तो इसके टोटल कितने लिख जाएंगे 3d1 4s0। और यहाँ से भी अगर आप 3 निकाल देंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये सीधा हो जाएगा आपका 3d0 4s0। तो अब यहाँ पे अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे लिखें तो 4s0 को हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं क्योंकि a⁴ 0 = 1 होता है, तो इसको आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3d2 बचेगा, ये आपका 3d3 बचेगा, ये आपका 3d1 बचेगा और ये आपका 3d0 बचेगा। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बचेगी जब हम इन 2+ और 3+ आयंस को, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हम निकालेंगे इनके बेसिस पे। अब उसके बाद जब इतना आपका आ जाएगा तब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर इसका ऑर्डर मिल जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर पहले एक तरीका, जो पहला तरीका होता है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे तो सबके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे स्कैंडियम दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए 0 है सब। ठीक है, ये आपका 0 है, तो अगर यहाँ पर इस वाले के लिए Sc3+ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, Sc3+ में अगर ये 0 है तो 0 ऑफ 0+2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0+2 यहाँ 2 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और √0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब अगर अगले पे आप जाएंगे Ti3+ के लिए, टाइटेनियम 3+ के लिए, तो यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बची है 3d1 की, तो अगर ये अंदर जाएंगे तो 1 ऑफ 1+2 हो जाएगा,
जो कि आपका √3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.73 बोर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है, अब उसी तरह आप यहाँ पे टाइटेनियम 2+ का भी निकाल लीजिए। टाइटेनियम 2+ में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d2 है, तो ये रूट में जाएगा 2 of 2 + 2, यानी कि आपका ये सीधा √8 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कुछ अप्रॉक्स 2.8 कुछ समथिंग आपकी बोर मैग्नेटॉन में आ जाएगी। और आखिरी जो आपका बच रहा है वो बच रहा है V2+ का, वेनेडियम 2+ का, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3d3 है, तो ये हो जाएगा 3 of 3 + 2, जो कि आपका दे देगा √15, और √15 की वैल्यू आपकी कुछ 3.8 अप्रॉक्स के आसपास कुछ आ जाएगी। तो अब यहाँ से आपको बोर मैग्नेटॉन यहाँ पर पता चल गया है कि इन सब का इतना है। बस इसी चीज़ को हमें बस ऑर्डर में लिख देना है। तो अब अगर ऑर्डर में देखेंगे तो स्कैंडियम का जो है वो सबसे पीछे आएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, Sc3+ आपका सबसे पीछे होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1.73, 2.8 एंड 3.8। तो अब ये 1.73 को हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे, यानी कि Ti3+ आपका पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका Ti2+ और V2+ में कौन सा यहाँ पे छोटा है, Ti2+ छोटा है, तो फिर ये Ti2+ आपका आ जाएगा, और लास्ट में आपका ये V2+ आ जाएगा। तो यही जो है यही आपका ऑर्डर होने वाला है, यही जो होगा यही करेक्ट ऑर्डर इसका होगा इस क्वेश्चन का। और यहीं पे आप ऑप्शंस को देख के आप यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व करके जब आप इस ऑर्डर निकालेंगे, एक एकदम सिंपल सी ट्रिक होती है निकालने की, बहुत सिंपल ट्रिक होती है। आप देख लीजिए जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे 3d2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 0, तो आप इसी से डायरेक्टली नहीं लगा सकते कि अगर इसके पास 0 है तो ये तो सबसे पीछे आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो अगर ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ भी बिना अगर उसको देखें तो Sc3+ ही पहले आपका आ जाएगा, फिर 1 यानी कि Ti3+ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2 यानी Ti2+ आ जाएगा, और लास्ट में आपका यहाँ पर V2+ आ जाएगा। तो देखिए सेम ऑर्डर ये मैच नहीं कर रहा है, दोनों को देखिए जरा, देख सकते हैं दोनों ऑर्डर मैच ही कर रहा है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका, और ये होता है हार्ड वर्क करके आंसर लाने का तरीका। तो सिंपल तरीका यही होता है। अगर ऐसा ऑर्डर का सवाल कभी पूछ दे तो आप डायरेक्टली खाली इलेक्ट्रॉन्स को देख के बता सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही कम होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अब यही आपका करेक्ट ऑर्डर होने वाला है। ऑप्शंस में आप देख लीजिए कहाँ आपको दिख रहा है, स्कैंडियम यहाँ पे दिख रहा है, वेनेडियम वाला तो नहीं होगा, और ना टाइटेनियम 3+ वाला होगा, Sc3+, उसके बाद आपका Ti3+ आएगा, तो यहाँ पे भी Ti3+ है और यहाँ पे भी Ti3+ है। अब उसके बाद आपका Ti2+ आएगा, यहाँ V2+ दिया हुआ, तो ये की कहानी खत्म, सी आपका सीधा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा होगा, बहुत बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डी ब्लॉक में करते रहिएगा, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में। और ये जो सवाल है ये सवाल शायद आपका जेई मेंस का सवाल यहाँ पर ये है, और आई थिंक ये आपके 2017 में शायद ये आया हुआ था। ऐसे सवाल CUET में भी आने की उम्मीद की जा सकती है इनकी भी, और बोर्ड्स में भी ये सवाल ऐसे आ सकते हैं निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके 2 या 3 नंबर में। तो यही पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है। क्यूप्रस आयन इज कलरलेस व्हाइल क्यूप्रिक आयन इज कलरलेस। आई थिंक इस क्वेश्चन में शायद कहीं गलती आपको शायद मिले, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा हाँ, एक गाइस यहाँ पे ये जो कलरलेस लिखा हुआ है ये असल में कलरलेस नहीं होगा, ये असल में कलर्ड होगा। आपका यहाँ पे ये कलर्ड होगा कि क्यूप्रिक आयन क्यों कलर्ड माना जाता है और क्यूप्रस आयन को कलरलेस क्यों कहा जाता है। सोचिए पहले, 1 2 3, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। अब यहाँ पे रीजन हम जानते हैं कि ऐसा क्यों क्यूप्रस आयन कलरलेस होता है जबकि क्यूप्रिक आयन कलर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यूप्रस आयन के पास कितना चार्ज होता है, मीन्स हम लोग जब भी क्यूप्रस आयन को लिखते हैं, मीन्स उसका केमिकल सिंबल लिखते हैं, तो उसका कितना चार्ज वहां पर रहता है, पॉजिटिव में रहता है, नेगेटिव में रहता है, कितना चार्ज उसके साथ है। तो जो आपका क्यूप्रस आयन होता है, यहां पे लिख लेता हूं, क्यूप्रस आयन जो आपका रहता है इसको हम लोग Cu+ से डिनोट करते हैं, यानी कि +1 का चार्ज इसके पास रहता है, ठीक है। और जो आपका ये क्यूप्रिक आयन होता है
क्यूप्रिक आयन के पास यहाँ पर Cu2+ होता है, यानी कि यहाँ पे +2 का चार्ज और यहाँ पे +1 का चार्ज। अब रीजन क्या होता है इसके पीछे? अब अगर देखिए कॉपर की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या देखी है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी होती है 3d10 4s1 की, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसके +1 का चार्ज तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको उड़ा देगा, ठीक। तो अब इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, ये 3d10 बचेगा। और आप सभी ने एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, DNF ब्लॉक में, नहीं पढ़ा तो भी बताता हूं कि जब भी आपके D सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है या वो फुलफिल्ड रहता है, यानी कि D10 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, लिख देते हैं यहाँ पे, अगर D0 है या D10 है या D5 भी है, तो इन तीनों ही केस में आपका जो भी आयन रहेगा वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा। आयन इज कलरलेस, आयन इज कलरलेस, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं होंगे डी सबशेल में, या तो पूरे के पूरे फील्ड होंगे या हाफ फील्ड भी होंगे, तो उन सभी केसेस में आपका जो भी आयन दिया रहेगा वो हमेशा कलरलेस ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कलर होने की संभावना नहीं रहती है। अब क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वहां पर कलर देखने को हमें उस सबशेल में मिलता है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास कलर कहां से आ जाएगा? ये तो कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस क्यों नहीं होगा? कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमें यहाँ पे कलर एग्जिबिशन देखने को मिलता है। कलर एग्जिबिट यहाँ पे इसी वजह से होता है, कलर एग्जिबिट इसी की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर उसके पास आएगा नहीं। जब भी कोई भी लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो इसका कलर पता चलेगा नहीं। इसीलिए D0 का केस हो या D10 यानी कि पूरे के पूरे वो सबशेल फिल हो, तब भी वहां पर कलर देखने को नहीं मिलता है। और अगर हाफ फिल्ड हो तब भी यही केस हमेशा डी सबशेल में देखने को मिलता है। और अगर इसके बारे में आप और डीप में एकदम जानना चाहते हैं तो आप और अपनी एनसीईआरटी जितना पढ़ेंगे उतना आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पे वैसे अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। तो याद रखिएगा D0, D10 और D5 इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ही आपका जो भी आयन अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है तो वो हमेशा कलरलेस ही होगा। अब यहाँ पे Cu+ था तो ये हो गया आपका D10, तो ये हो गया कलरलेस। अब यहाँ ये कलर्ड क्यों होगा Cu2+? क्योंकि Cu2+ में क्या है, Cu2+ इसको 2 चाहिए, तो ये आपका 3d10 4s1 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d9 की। अब क्योंकि 3d9 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है जो कि फुलफिल्ड नहीं है या हाफ फिल्ड भी नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाएगा? ये डब्बा लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रहती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इस अकेला रह गया, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। और ये देख सकते हैं ये यहाँ पे अकेला रह गया है, और अगर ये अकेला रह गया है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर इसके जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब तक ये कलर यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये अकेला है तो ये कलर एग्जिबिट कर लेगा, और अगर ये कलर एग्जिबिट कर लेगा तो ये यहाँ पर क्यूप्रिक आयन जो रहेगा वो आपका कलर्ड हो जाएगा, और क्यूप्रस आयन आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा किस्सा आता है इनके कलर पे, वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही हमेशा घूम फिर कर डिपेंड करता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है बोथ हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। गलत, क्योंकि अगर दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो वो कलरलेस नहीं होता, वो दोनों के दोनों ही कलर्ड हो जाते, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी कलर वहां पे एग्जिबिट होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यूप्रस आयन हैज अ कंप्लीट डी सबशेल एंड क्यूप्रिक आयन हैज अ इनकम्प्लीट डी सबशेल। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पूरा कंप्लीट डी सबशेल है इसलिए ये कलरलेस है, और क्यूप्रिक आयन आपका इनकम्प्लीट यहाँ पे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए ये कलर्ड हो गया। अब क्योंकि बी ऑप्शन अब यहाँ पे सही हो गया तो सी और डी हमें देखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या पूछा है कि K2MnO4 इज फॉर्म्ड व्हेन, यानी कि हमें बताना है कि K2MnO4 को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा K2MnO4 को बनाने का तरीका होता है जब आप MnO2 को KOH के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं इन एयर, यानी एयर का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब आपको K2MnO4 यहाँ पर मिलता है।
और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है जो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। रिएक्शन जो होता है वो आपका होता है, यहाँ पर आप MnO2 को आप KOH के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप देते हैं तब आपको जाकर यहाँ पर K2MnO4 आपको मिलता है, प्लस आपका यहाँ पर वाटर जो रहता है वो एलिमिनेट होके निकलता है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन होती है। आप इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे नंबर्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2MnO2 हो जाएगा, आपका ये 4KOH हो जाएगा। तो इस बेसिस के थ्रू ही आप जाके आप यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन को पाते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। सर मैं आपके लिए बैलेंस भी करता हूँ। यहाँ अगर 2MnO2 है, 4KOH है, तो यहाँ पे आपका 2K2MnO4 आएगा, और अगर ऐसा है तो आपका वाटर भी यहाँ पर 2 ही आएगा। तो ये जो है ये आपकी पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है K2MnO4 की फॉर्मेशन के लिए। K2MnO4 फॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन आपकी होती है, और बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, यानी कि हमें बताना है कि जो आपके मैग्नेट आयंस होते हैं और परमैग्नेट आयंस होते हैं वो आपके टेट्राहेड्रल तो होते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैग्नेट आयन की हम लोग पहले यहाँ बात करते हैं। मैग्नेट आयन का जो डायग्राम बनता है ये आपका बेसिकली क्या होता है, MnO4O2 माइनस, ये आपका मैग्नेट आयन का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो Mn जो रहता है वो आपका सेंटर पे होता है, और यहाँ पर आपका आता है यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में आप देख, और इस डायग्राम के अगर हम परमैंगनेट आयन की बात करें तो लिख लेते हैं पहले परमैंगनेट। अब परमैंगनेट आयन में क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MnO4 माइनस, यानी कि एक -1 का चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर अगर -1 का चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका Mn है, यहाँ पे आपके ऐसे ये रफली स्ट्रक्चर है, ड्राइंग पे उतना मत जाइएगा आप लोग। और ये आपका यहाँ पर इसका परमैंगनेट का स्ट्रक्चर ये वाला है और मैग्नेट का स्ट्रक्चर ये वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसके पास है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए हुए हैं इन दोनों में। अब डबल बॉन्ड देने का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिग्मा बॉन्डिंग आती है, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पाई आ जाता है, मीन्स डबल बॉन्ड आ जाता है, तो यानी कि पाई बॉन्डिंग का केस इन दोनों में आ जाता है। पाई बॉन्डिंग सबसे बड़ा रीजन रहता है इन दोनों के टेट्राहेड्रल होने का रीजन। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्डिंग का खेला आ रहा है तो पाई बॉन्डिंग भी यहाँ पर इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। और अगर यहाँ पर पाई बॉन्डिंग का केस आ रहा है, पाई बॉन्डिंग का केस आ रहा है, तो ये जो ए ऑप्शन आप दिख रहा है कि पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। पाई बॉन्डिंग तो यहाँ पे होने वाली है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब डबल बॉन्ड है, और आपने एक चीज जाना होगा कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो साइज रहता है वो काफी छोटा रहता है, स्मॉल साइज इसका होता है। और मैंगनीज जो होता है वो आपका इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि लार्ज होता है, कह सकते हैं। अब आपने पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी साइज छोटी रहती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वहां पे रहती है, साइज छोटी रहती है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। डी ऑर्बिटल्स किसके पास होते हैं, जिसकी साइज बड़ी होती है। अब क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, इसके पास खाली एस एंड पी ऑर्बिटल्स ही खाली यहाँ पर होंगे। अब क्योंकि और लेकिन मैंगनीज की साइज बड़ी है तो यहाँ पर आपका एस भी होगा, पी भी होगा, और डी ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर होगा। डी ऑर्बिटल्स भी आपका यहाँ पर होगा। और अगर डी ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे सिर्फ पी ऑर्बिटल्स है तो इन दोनों केस में किस तरीके की पाई बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल सही कहा,
डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलती है। यही सबसे बड़ा रीजन रहता है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ही आपका सबसे बड़ा रीजन आप कहते हैं होता है इनके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने का। और क्यों, यहाँ इनके कलर का भी यही मुद्दा यहाँ पर आता है। अब कलर इन दोनों का क्या होता है ये आप एनसीईआरटी पढ़ के खुद देखिएगा, मैं कलर यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, कलर आप यहाँ पे खुद देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्योंकि मुद्दा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में खत्म होता है, तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए कि कहाँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन देखें तो द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ना, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो उसके पी ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे, लेकिन मैंगनीज की साइज थोड़ी ना छोटी है, तो मैंगनीज की साइज बड़ी है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करेंगे इसके पी ऑर्बिटल्स के साथ, तभी तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का केस आता है। मैंगनीज के डी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, तब जाके आपका डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का केस आएगा और इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल यहां पर बनेगा, और कलर भी उसी वजह से आता है। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। अब सी में देखें, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ना, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है, उसका डी ऑर्बिटल्स ही नहीं होंगे, और अगर उसके डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो कहां से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, और तब तो ये डी पाई बॉन्डिंग होगी, जबकि ऐसा कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। डी ऑप्शन में देखते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। हाँ, डी आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? मैंगनीज के डी ऑर्बिटल्स के साथ, तब जाके आपका यहां पे मुद्दा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पे आ रहा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है इसके स्ट्रक्चर, कलर और हर चीज का। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हियर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये यहाँ पर डीएनएफ ब्लॉक का है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद केमेनोफोर। अब आइसोस्ट्रक्चरल का यहाँ पे पहले आप मतलब समझिए। आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है? मींस कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले डिफरेंट हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम आए। मीन्स अगर एक का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो दूसरे कंपाउंड का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। अब KMnO4 के साथ जो आइसोस्ट्रक्चरल होता है, ऑप्शंस के बेसिस पे जाएं तो आपका KClO4 ही इकलौता ऐसा कंपाउंड इन ऑप्शंस में दिया है जो KMnO4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल होता है। और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर KMnO4 से मैच करता है, और KMnO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका ये होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जो KClO4 होता है ये भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब जो यहाँ पूछा था वही हमने यहाँ पे जवाब दे दिया। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका डायग्राम भी मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो डायग्राम जो आपका बनता है KMnO4 का मैं बना रहा हूँ। डायग्राम पे उतना मत जाइएगा, डायग्राम मैं उतना कहते हैं उतना बहुत बढ़िया डायग्राम मैंने नहीं बनाया है। ये ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका इसका KMnO4 का बनता है, और KClO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका देख सकते हैं ऐसे होता है। ये आपका KClO4 का स्ट्रक्चर होता है, और ये डायग्राम पे उतना मत जाएगा, ये भी इसी के जैसा एकदम डायग्राम सेम टू सेम मैंने लगभग बनाया है। वैसा डायग्राम पे उतना फोकस मत कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दोनों लगभग टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं। और मैं कहूँगा आपको कि इन दोनों का भी आप डायग्राम बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता, इनका किसी और तरीके का स्ट्रक्चर बन के आता है। आप इनका भी स्ट्रक्चर ट्राई करके जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन के लिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चलना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछ रहा है द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। यानी हमें बताना है कि आपका ये ए और बी यहाँ पर क्या है। ऑप्शन जैसा कि आप क्वेश्चंस के बेसिस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्ट्रक्चर क्या है क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का।
और क्योंकि लास्ट में देखेंगे आइडेंटिफाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्रोमेट का जो आपका स्ट्रक्चर है वो ए है और डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पर बी है, ठीक है। क्रोमेट का ए और डाइक्रोमेट का बी। तो अब यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देता हूं। स्ट्रक्चर से ही आप यहां पर ऑप्शंस में देख के पहचानिएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रोमेट का। क्रोमेट क्रोमेट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? CrO4 2-। ये आपका यहाँ पे क्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं। और इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनकर तैयार हो गया है और 2- का यहाँ पे चार्ज है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Cr के साथ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग होती है। यहाँ पाई बॉन्डिंग का कोई किस्सा या खेल नहीं आता है, क्योंकि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनते हैं। और अगला देखें डाइक्रोमेट के बारे में, तो डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट लिखा है तो इसी से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्रोमियम जो है वो आपका 2 होगा और ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 7 होता है। और ये कुछ केमिकल फॉर्मूला के लिए कहता है Cr2O7 का होल 2-। ये आपका यहाँ पे डाइक्रोमेट का बनता है फॉर्मूला। और अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे नहीं बन पाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ आपको बना देता हूँ। Cr, ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है। यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा बन के आपका कुछ स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे एंगल जो होता है 126 डिग्री का कुछ रहता है। तो ये आपका डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है और ये जो है आपका क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। और इसका भी होल यहाँ पे 2- का चार्ज यहाँ पे होगा। अब आप खुद इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए यहाँ पे इन सभी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं साइड हट जाता हूं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को देखा होगा और समझा होगा कि इनका स्ट्रक्चर मींस कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता देता हूँ। तो जो आपका क्रोमेट आयन है वो आपका और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है, यानी कि ए जो है वो हमारा यहाँ पर टेट्राहेड्रल होने वाला है। और अगर ए टेट्राहेड्रल हो गया तो ऑप्शंस को आप देख लीजिए। ऑप्शन में ए में भी आपका टेट्राहेड्रल है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। तो डी आपका यहाँ पे गलत हो गया, डी पहले एलिमिनेट हो गया। अब ए बी सी। अब कुछ ज्ञानी लोग यहाँ पर होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसको समझ लेंगे कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है और सिंपली ए मार के आ जाएंगे। बहुत ज्ञानी ऐसे होंगे, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थोड़ी ना बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसा डायग्राम नहीं आता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग तरीके का डायग्राम बनता है। ये जो आपका है ये आपका बल्कि ऑक्टाहेड्रल नहीं बल्कि ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही बन के आ रहा है। ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन इसके बेस पे यानी सेंटर पे है और इधर अगर आप ऐसे इसको देखेंगे ऐसे, तो ये भी आपका लगभग टेट्राहेड्रल जैसा ही डायग्राम आपका यहाँ पर बन के आ रहा है। डायग्राम पे उतना मत जाइएगा, ये भी आपका कुछ टेट्राहेड्रल जैसा ही बन के आ रहा है इस साइड से भी। और अगर इस साइड से भी देखेंगे ऐसे तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही बन के आ रहा है। तो अगर यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल इधर है और एक टेट्राहेड्रल इधर है, तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो कितना बनेगा 2, यानी कि यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल आपको मिलेंगे। 2 टेट्राहेड्रल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट आयन का बन रहा है ये आपका टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कहेंगे 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर डाइक्रोमेट आयंस। क्यों? क्योंकि यहाँ भी टेट्राहेड्रल है और इधर भी टेट्राहेड्रल है। तो यानी कि ये आपका 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो 2 टेट्राहेड्रल्स हम इसको कहेंगे। अब ऑप्शंस पे देख लीजिए, टेट्राहेड्रल आपको दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर सी में 2 टेट्राहेड्रल है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपका गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और स्ट्रक्चर्स पे जितने भी सवाल आपके डीएनएफ में आते हैं और कुछ पी में भी आते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने पी ब्लॉक में शायद स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड सवाल नहीं कराए हैं, लेकिन आप खुद से भी पी ब्लॉक को ज़रूर स्ट्रक्चर्स को खास तौर पे देखिएगा और खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के सवाल आपको डीएनएफ में तो करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा यहाँ सवाल देखेंगे तो दिया हुआ है कि व्हेन न्यूट्रल ऑफ फेंटली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki के साथ, ये आपका Ki है, Ki ऐसा, आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू X, हियर X इज, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग जब फेंट या न्यूट्रल KMnO4, न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4 जब हम ट्रीटमेंट करते हैं Ki के साथ, तब हमारा यहाँ पे जो आयोडाइड आयन होता है यानी कि हमारा यहाँ पे I माइनस आयन ये कन्वर्ट होता है कुछ X में, और हमें यही बताना है कि यहाँ पर ये X होगा क्या। तो हम लोग रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, रिएक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो रिएक्शन में देखिए दिया हुआ है कि KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 है, और यहाँ पर हमारा आयोडाइड आयन कुछ X में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आयोडाइड आयन लिख लीजिए I माइनस, और यहाँ पर आपका OH माइनस यानी कि वाटर यहाँ पे रहेगा, मैंने यहाँ पे चार्ज के साथ इसको लिखा है OH माइनस, और H प्लस यहाँ पे हम लोग इसको एसिडिफाई हो जाए क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है कि यही I माइनस किस में जाके कन्वर्ट होगा। तो अब आगे जो रिएक्शन होती है इसमें, इस रिएक्शन के थ्रू ये जो आपका KMnO4 रहता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, ये आपका कन्वर्जन इसका हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका ये MnO2 में, जो कि हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो OH माइनस रहता है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाता है, और ये जो I माइनस रहता है, ये जो I माइनस रहता है ये आपका कन्वर्ट होके बन जाता है क्या, ये बन जाता है आपका IO3 माइनस। अगर इस रिएक्शन को आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ से पता चला है कि IO3 माइनस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये 3 ऑक्सीजन उठा रहा है और ये I है, तो यहाँ पे जाके इसका ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जा रहा है तो IO3 माइनस बन जा रहा है। OH माइनस ये सेम यही चीज यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये चेंज भी ले रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं जिसकी वजह से वो देखने को वहाँ पे हमें मिल रहा है IO3 माइनस, और यहाँ से फिर आपको MnO2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन का वो हो जाएगा। तो अब हमारा जो X रहेगा वो आपका यहाँ पे IO3 माइनस है, और IO3 माइनस आई थिंक B में दिख रहा है, तो B आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, यानी यहाँ पर आपके सामने एक इतनी लंबी रिएक्शन लिखी हुई है और हमें इस रिएक्शन के बेसिस पे इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तरीके के डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि हमें यही रिएक्शन देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक स्पीशी यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपका साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहा है और एक आपका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और जब भी किसी एक इक्वेशन में या रिएक्शन में अगर साइमल्टेनियस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो वहां पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वहां पर होता है। तो ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है, गिवन इक्वेशन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर है। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप देख लीजिए कहाँ है। और एक चीज और ये देखिए यहाँ पे आपका C और D दोनों में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ही सही है, सही आपका C वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये अधूरा लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में ही तो ये रिएक्शन हो रहा है। और ये ऑप्शन जो ये तो अधूरा लिखा हुआ है, यहाँ तो बस बता रहे कि रिएक्शन कौन सी है, लेकिन यहाँ पे मीडियम भी दिया हुआ है। अगर ये मीडियम यहाँ पे नहीं दिया रहता तब ये ऑप्शन सही होता, तब रिएक्शन भी तब यहाँ पे कुछ और होती, ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया हुआ है और प्लस यहाँ पर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन इन एसिडिक मीडियम। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको एक टास्क दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, आप इन दोनों में सोचिएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे।
तो अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी कि हमें ये जो इतनी यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई हैं दो ठो, इन दो रिएक्शंस में हमें बताना है कि यहाँ पे ये ए क्या होगा, ये बी क्या होगा, ये सी क्या होगा, और यही हमें यहाँ पे बताना है। और कोड जो मतलब है वो यहाँ पे इन रिएक्शंस की स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग के बाद ये इसकी एंडिंग स्टेट यहाँ पे क्या बन के आ रही है। तो ध्यान से आप इसको देखिए। अब अगर एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पहली रिएक्शन लिखी हुई है ये वाली रिएक्शन अभी अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में सॉल्व की है, जहां पे I माइनस से IO3 माइनस यहाँ पे आपका ये बन रहा है, I माइनस से आपका ये IO3 माइनस। तो याद करिए वहां पर A क्या बनकर हमारा आया था, परमैंगनेट आयन से वो हमारा यहाँ पर क्या बना था ये में, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो जो परमैंगनेट आयन से जो आपका ये A बना था, ये जो A बना था वो आपका और कुछ नहीं बल्कि ये आपका MnO2 था, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ था। तो A जो है वो हमारा यहाँ पर MnO2 है। अब MnO2 जहाँ पे आपको A में दिख रहा है उसी को रखिए, बाकी सबको एलिमिनेट कीजिए। तो B और D आपका गलत हो गया क्योंकि A में यहाँ पर Mn2 प्लस दिया है, MnO4 माइनस दिया हुआ है, इनमें से हमें कोई मतलब नहीं है, मैग्नेट और इस मैंगनीज से हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे MnO2 फॉर्म हो रहा है। तो A और C अब बचा है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या दिया है, MnO4 माइनस प्लस 2Fe2, ये आई थिंक 2 नहीं होगा, ये आई थिंक यहाँ पे शायद 5 दिया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ भी देखिए 5C लिखा हुआ है, तो अगर 2 यहाँ पे हम लोग लेंगे तो कोई सेंस यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा कि हमारा यहाँ पे 5 आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में ये हमारे यहाँ पे हो रहा है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो 5Fe2 प्लस 5 के साथ ये C आप देखेंगे तो ये भी 5 ही आ रहा है। अब एक बात बताइए, क्या मैंगनीज और आयरन में यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा कि दोनों एक दूसरे को अलग कर दें, यानी इस परमैंगनेट आयन से क्या ये Fe जाके जुड़ जाएगा और Mn निकल जाएगा, क्या ऐसा कोई केस बनेगा? क्या आपको यहाँ पर ऐसा कुछ FeO4 माइनस 2 प्लस ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जी नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि जो आपका बी यहाँ कि ये जो आपका बी है वो आपका Fe तो नहीं आएगा, मीन्स यहाँ पे Fe तो नहीं आया, बी में आपका Fe नहीं आएगा। तो अब अगर बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे Mn2 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे MnO4 माइनस दिया हुआ है। तो अब इस रिएक्शन को आगे करते हैं, यानी कि जो C आपका यहाँ पर बनेगा वो आपका यहाँ पर ये जो Fe2 प्लस है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसी चीज़ में। अब आप सोचिए किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर इस रिएक्शन को आगे करें, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो आपका 4H2O यहाँ पे अलग निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं 8 हाइड्रोजन तो यहीं यूज हो गए हैं, 8 हाइड्रोजन यूज हो गए, 4 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक, और 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर इसके साथ लगे हैं। तो अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ से ये 4 ऑक्सीजन मतलब पूरा का पूरा ले लिया है, पूरा का पूरा ये ले लिया है। अब अगर इसको दूसरे तरीके से लिखे तो ये आपका 4OH माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो 8 हाइड्रोजन है वो यहां से इसके 4 ऑक्सीजन को उठा रहा है और ये हमारा बनके आ रहा है। तो यहां से ये हमारा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, हमारा Mn बचा और यहाँ पे Fe2 प्लस बचा। अब Fe2 प्लस एज इट इज तो वहां पे नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है। Fe2 प्लस जो रहेगा वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और इसका चार्ज जो रहेगा Fe2 प्लस से बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, घटेगा कभी नहीं। तो ये जो Fe2 प्लस रहेगा ये आपका ऑक्सीडाइज होकर कुछ शायद ये Fe3 प्लस में शायद ये आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो C जो आपका ये रहेगा, ये C सॉरी ये होगा, तो C जो रहेगा वो आपका यहाँ पे Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है। इस रिएक्शन की डीप इक्वेशन और भी ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी में दी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो Fe2 प्लस जो रहेगा वो आपका यहाँ पे Fe3 प्लस में हो जाएगा। यानी ये जो आपकी रिएक्शन दूसरी वाली लिखी हुई ये एक ऐसा रिएक्शन यहाँ पर है जो Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर सकती है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में। तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि C जो है वो आपका Fe3 प्लस होगा। और देख सकते हैं C में यहाँ पे नहीं दिया हुआ Fe3 प्लस, यानी A ऑप्शन जो रहेगा वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। C आपका Fe3 प्लस बनेगा, A आपका MnO2 बनेगा और B जो बचेगा वो आपका यहाँ पे Mn2 प्लस बनेगा। और अगर इस ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस
और ये आपका यहाँ पर हमें क्या दे रहा है एसिडिक मीडियम में, आपको यहाँ पर दे रहा है Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O। तो ये आपका पूरा रिएक्शन बी वाला लिखकर आया है, और ये वो रिएक्शन है जो ये बताता है कि Fe2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2 ऑक्सीडाइजेज और किस में चेंज हो रहा है, Fe3 में। ये भी एक बढ़िया यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, और इस पे सवाल कभी कभी बन सकते हैं, बनने के चांसेस भी होते हैं और ऐसे देखने को मिले भी हैं, और फिर बन सकते हैं सीयूईटी एग्जाम में भी ये बन सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारा ए जो हो जाएगा MnO2, बी Mn2 प्लस सी Fe3 उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप बैक करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, और डीप में जानना है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम इस अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जो रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है हमें बताना है कि इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क सॉल्व करें, और क्योंकि वीडियो यहाँ पर बहुत लंबी अब हो गई है तो अब हम इस वीडियो को आगे कैरी ऑन नहीं करते हैं। और इस क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे आप यहाँ पर उसको देख लीजिएगा और कमेंट करके हमें वीडियो में बताइएगा। आप कहेंगे तो मैं इसका जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और DNF ब्लॉक का हमारा ये जो पार्ट 2 लेक्चर था MCQ सीरीज़ का वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक पार्ट इसका और आएगा और वो पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, और वीडियो को आप जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे और सीखने को कुछ मिलेगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।